Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग इसके पहले लगातार जो नया सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर में ऐड हुआ है उसमें फिजिक्स का जो भी सिलेबस है पहले सेमेस्टर में, जिसमें पेपर का नाम हमने आपको बताया कि मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो उसके अंतर्गत जो मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पोर्शन है उसकी शुरुआत हमने कर दी थी और पहले वीडियो में सिलेबस की पूरी जानकारी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की दी गई है और दूसरे वीडियो में हमने आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का बेसिक इंफॉर्मेशन, क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटीज, क्या होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, इन सब चीजों की जानकारी बहुत ही बेसिक ढंग से आपको बता चुके हैं। तो आप सभी लोग, जिन लोगों ने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, वो सभी इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ वे सभी लोग जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे उनको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वे सभी लोग इन नए वीडियोस के इंपॉर्टेंट लेक्चर का फायदा ले सकें। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे उसी लेक्चर को, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अर्थात मैथमेटिकल फिजिक्स के पहले यूनिट जिसका नाम था वेक्टर अलजेब्रा, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो आज टॉपिक की शुरुआत होगी यूनिट वेक्टर से। किससे? आज के टॉपिक की शुरुआत होगी यूनिट वेक्टर से। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। हिंदी में इसे हम एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि शब्द प्रयोग हुआ है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट का मतलब क्या होता है? वन, अर्थात वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण वन हो जाए, उसे हम यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। आप पहले चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसे एक पेज में नोट करके आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे और आप सभी उसके द्वारा एक अच्छी नोट्स बना सकते हैं। तो पहले हम लोग केवल और केवल समझने का प्रयास करेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए हमने बताया कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? इफ अ वेक्टर हैज magnitude 1 is called unit vector। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें जो मुख्य बात समझने वाली है वह क्या है, इसे आप लोग देखेंगे। It is represented by using cap on a symbol। किसी भी सिंबल में हम कैप को लगाकर यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया गया है। जब हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम लोग इस वेक्टर के ऊपर क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं और ये कैप बताता है कि अब हम उस वेक्टर का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। इस कैप को देखिए कितने नामों से जानते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसे ए हेड भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब हेड भी पढ़ते हैं। दूसरा, अब एक कैप भी पढ़ते हैं। तीसरा, ए कैरेट के नाम से भी हम इसे जानते हैं।
ये कुछ नाम जो आपके सामने नए आ रहे हैं इन्हें आप नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि अ हेड टोपी, कैप टोपी, कैरेट का भी तात्पर्य तो टोपी के रूप में है, इसलिए हम इसका संबोधन 3 प्रकार से करते हैं। क्लियर है? जब आप इस ए यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले पर आते हैं तो देखिए, यदि आपके पास कोई वेक्टर ए दिया गया है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया है और इसका जब आपसे यूनिट वेक्टर पूछे, क्या पूछे? यूनिट वेक्टर पूछे, तो आप कहेंगे ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए। समझिएगा, ये ए कैप का फॉर्मूला है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ए कैप तो ठीक है, यूनिट वेक्टर को बता रहा है, लेकिन ये 2 चीजें क्या हैं? तो हमें इन दोनों चीजों को भी साथ साथ समझने चलता है। जैसे आपके सामने वेक्टर ए की वैल्यू पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में दी जाएगी। मान लीजिए यह दिया जाता है 2y माइनस 3j और प्लस 4k। तो जब हम ये वेक्टर ए को यहां रख दें, मॉड ए को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, मॉड ए को कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ये निकाला कैसे जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर से हम इसे क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स स्क्वायर आई का कंपोनेंट, ए वाई स्क्वायर जे का कंपोनेंट, ए जेड स्क्वायर 4 का कंपोनेंट कहलाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप बताइए, यूनिट वेक्टर आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है यूनिट वेक्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें कि समझ में आया या फिर नहीं आया। ओके, चलिए अब देखिए, यहां पे एक छोटी सी बात की गई है कि ये जो आई, जे और के हैं ये क्या होते हैं। आप सभी लोग बताने का प्रयास करें कि आई जे के क्या होता है। बहुत ही बड़ा प्रश्न है और बहुत छोटा प्रश्न भी है कि आई जे के क्या होता है। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर की समीक्षा करके देखेंगे कि क्या आप लोग सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्लियर? ये रहा आपका यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन। क्या देखेंगे? वेक्टर एडिशन को देखने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पता चलेगा कि वेक्टर को ऐड करने के क्या तरीके से। आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? चलिए हम लोग यहां पे देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से आप देखते जाइए, हम लोग क्या देखने वाले हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग बना लीजिए, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए, वेक्टर को ऐड करने की 2 मुख्य रूप से मेथड आप जानते हैं। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 मेथड होते हैं वेक्टर को ऐड करने का। चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में अगर हम आपसे बात करें, जिसे हम सदिशों के जोड़ का त्रिभुज का नियम कहते हैं। त्रिभुज का नियम का प्रयोग करके हम सदिशों को कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, वेक्टर को जोड़ने के लिए आपके पास वेक्टर होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए हैं। इफ अ वेक्टर इज कैपिटल ए एंड इफ वेक्टर इज ए एंड बी। मान लीजिए आपके सामने एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी दिया गया है। ठीक, अब वेक्टर ए जैसे मान लीजिए आपने बना दिया और ये क्या बना दिया, वेक्टर बी बना दिया। अब हमें इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है
तो सिंपल सी बात है कि जैसे आपने वेक्टर ए को कुछ इस प्रकार से जोड़ा, वेक्टर बी को कुछ इस प्रकार से जोड़ा, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, त्रिभुज का जो सदिशों का योग का नियम क्या कहता है कि जब दो सदिश, दो वेक्टर इस प्रकार से जुड़े हों कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हो, तो इन दोनों का अर्थात पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का जो हेड होगा, जब हम इसे एक नए वेक्टर से डिफाइन करते हैं जो मिल करके एक प्रकार का ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है? ट्रायंगल बनाता है। इसीलिए इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला जाता है। तो ये जो नई लाइन खींची गई इसी को कहते हैं वेक्टर आर अर्थात रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। किसी को कोई दिक्कत? यहां पे हम लोग लिखेंगे या आप ऐसे ओरली सुन करके लिख लीजिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेन टू वेक्टर आर एडेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, then triangle side, then the third side of the triangle represented the resultant of the given vector. Clear हो रहा है? And the resultant vector is equal to the sum of given vector a and b. तो resultant vector r क्या था? a और b के इक्वल होता है। इसी प्रकार से जैसे आप इसी को मान लीजिए थोड़ा सा इधर बढ़ाएं और यहां लिख दें वेक्टर c, तो अब देखिए ये वेक्टर r गया, ये वेक्टर c गया। मान लीजिए आप इसे इस प्रकार जोड़े होते तो इसका रिजल्टेंट क्या कहलाता बताइए? r डैश हो जाता। तो r प्लस c कहलाता कि नहीं कहलाता? क्लियर है? और r की जगह में जब आप a प्लस b रख देते तो r डैश की वैल्यू क्या आ जाती? a प्लस b प्लस और कितना आ जाता? c आ जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो देखिए जैसा कि दो वेक्टर आपके सामने दिए जाएं, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाए कि वह पैरेललोग्राम की साइड को क्या करे? डिफाइन करे। तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह कुछ इस प्रकार से काम करेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह कुछ इस प्रकार से काम करेगा और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? a प्लस बी होता है। यानी दो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड के रूप में यदि जुड़े हों तो उनका जो रिजल्टेंट है वह उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को भली भांति परिचित कराता है। जैसे हम इसे इस प्रकार से कुछ मिला दें तो यह एक प्रकार का क्या बनाएगा? पैरेललोग्राम बनाता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वह उन दोनों साइड के सम के इक्वल होता है और ट्रायंगल में दोनों साइड का सम उसके थर्ड साइड के इक्वल होता है। तो ये रहा आपका एडिशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर का एडिशन लॉस। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने उसे नोट कर लिया। अब देखिए हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वह होगा कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्या होगा? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्या होगा? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर अर्थात वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं हम लोग इसे किस प्रकार से समझेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ फॉर्म ऑफ वेक्टर को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। कितने टाइप हो जाते हैं? दो टाइप हो जाते हैं। पहला है इन टू डायमेंशनल और दूसरा आपके सामने हो जाता है इन थ्री डायमेंशनल। इन टू डायमेंशनल और इन थ्री डायमेंशनल अर्थात टू डायमेंशनल में किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होंगे और थ्री डायमेंशनल में उसके कितने कंपोनेंट होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टू डायमेंशनल में कितने कंपोनेंट होते हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले जब टू डायमेंशनल की बात आएगी तो हम लोग ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, ये वाई कोऑर्डिनेट है।
क्लियर है? अब यहां पास देखिए हम लोग 2 डायमेंशन का मतलब है केवल x और y बनाएंगे और कोई ना कोई वेक्टर होगा जो 2 कंपोनेंट में क्या होगा, बटा होगा। क्लियर है? जैसे देखिए यहां से यह कोई वेक्टर v है जो 2 पार्ट में बटा है, vx और दूसरा vy। तो हम यहां लिखेंगे कि इफ अ वेक्टर v is divided into two component vx and vy। देखिए यह जो है, जो v वेक्टर था यह 2 पार्ट में एक vx और vy में बट गया, जबकि एक्सिस के साथ यह कितने एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर? तो देखिए आपने बचपन में पढ़ा है इस चीज को, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करते हो कि सर ये जो अगर v वेक्टर रिजल्टेंट को बता रहा है तो इसके 2 कंपोनेंट, एक vx दूसरा vy, एंगल जो है x के साथ है इसलिए x में cos होगा, बचे हुए में sin होगा। तो देखिए ये v है और ये vx है, तो vx एंगल इधर है तो इसकी वैल्यू हो जाती है v cos थीटा, और इधर एंगल नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v sin थीटा हो जाएगी। फिर भी हम इस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। चलिए, जब हम इसे थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से मिलाएं तो आप देखेंगे कि जब ये vy है तो ये भी किसे बताएगा, vy को बताएगा। इसका मतलब यह एक प्रकार का क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास पाइथागोरस रेशियो लगेंगे, कौन कौन से, साइन कॉस टैन सेक कोसेक। तो इनमें से हम सबसे पहले लगाएंगे, देखिए इस ट्रायंगल में साइन थीटा। जब आप साइन थीटा लगाएंगे तो ये देखिए बेस का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पी बाई एच होता है, अर्थात वी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। वी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वाई बराबर हो जाता है v साइन थीटा। देखिए वी वाई का मान कितना आ गया, साइन थीटा आया। उसी प्रकार से यदि आप कॉस थीटा लगाते हैं तो फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात वी एक्स अपॉन में v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v कॉस थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है, v कॉस थीटा हो जाता है। क्लियर? तो ये आ गए आपके 2 डायमेंशनल में इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो आप याद करते हो। यहां पे हम लोगों ने उसका डेरिवेशन किया है। एंगल की बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार p बाई v होता है, अर्थात v वाई अपॉन वी एक्स। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज v साइन थीटा अपॉन में v कॉस थीटा। ये जो है एंगल का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर का जो 2 डायमेंशनल वाला पार्ट था वो बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट बन गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम 3 डायमेंशनल को बात करेंगे कैसे 3 डायमेंशनल में इसकी जो है डेरिवेशंस किया जाता है। तो देखिए आप लोगों ने 2 डायमेंशनल कंपोनेंट को देखा, अब हम लोग 3 डायमेंशनल कंपोनेंट को देखेंगे। देखिए इन 3 डायमेंशनल में जो आपका चित्र बनाया गया है, देखिए यहाँ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। यहाँ पास ये ओरिजिन है, x एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर कंपोनेंट काम कर रहा है I है, y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर कंपोनेंट j है और z एक्सिस पर k है। देखिए x एक्सिस पर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x 0 0 हैं, y एक्सिस पर 0 y 0 हैं और z एक्सिस पर 0 0 z है। जब आप इसका रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल ऑफ द 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय OM डायरेक्शन, the coordinate of this point M is x y z because in 3 dimensional x y z result component I j k. In 3 dimensional 3 point A B C are represented mutually perpendicular axis. ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कंडीशन में हैं। OA की वैल्यू xi, ये देखिए OB की वैल्यू yj है, OC की वैल्यू zk है।
तो वेक्टर आर जो रिजल्टेंट ओ से एम तक काम कर रहा है वो एक्स आई प्लस वाई से प्लस जेड के होगा।